हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट। और दोस्तों, ये है हमारी एमपी की क्लास जहाँ पर हम प्रीलिम्स जो है वो कवर कर रहे हैं। और जल्दी से भाई, जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं, आज की हमारी इस क्लास को दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर दोस्तों चर्चा जो है वो कर रहे हैं एमपी के इंट्रोडक्शन की। और आप सभी जानते हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पिछले लेक्चर्स में हमने दोस्तों पिछले सारे के सारे लेक्चर्स में अभी तक हमने जो है वो एमपी के बारे में काफी बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की। तो क्या सब लोग आ चुके हैं भाई? क्लास शुरू करें क्या? चलिए, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम एमपी के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं और इस तरीके से हमने ये तमाम चीजें पढ़ी थी। मध्य प्रदेश के परिचय को पढ़ना हमने शुरू किया था और इस मध्य प्रदेश के परिचय वाले टॉपिक में हमने सारी की सारी चीजें, मध्य प्रदेश के गठन की बात हो या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात हो या फिर मध्य प्रदेश के अन्य नामों की बात हो, वो तमाम चीजें हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ी है और एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर किया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी मैं आपको जो है वो दोस्तों पढ़ा चुका हूं, वो भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। लाइक ये देखिए, हमने और भी चीजें पढ़ी थी। मध्य प्रदेश में हमने जो है कर्क रेखा जो है वो भी जो है वो पढ़ाई की थी, कर्क रेखा की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस तरीके से मैपिंग के थ्रू मैंने प्रमुख बिंदु भी आपको पढ़ाए थे। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक इकाइयां भी पढ़ ली थी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां भी हमने पढ़ ली थी, जिले भी हमने देखे थे। इसका रिवीजन हम अभी करने वाले हैं, देन फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको कह दूं कि आज से आपको अपनी डेली की क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलने लगेगी। ठीक है, तो अब आप परेशान मत होना, आपको डेली की क्लास की जो पीपीटीज हैं वो डेली मिलने लगेगी। क्लास के बाद थोड़ी देर में ही वो क्लास में अपडेट हो जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। और अगर किसी दिन थोड़े लेट हो जाती है चीजें तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम आपको अगर लेट होने का कोई कारण होगा तो बता देंगे, अदरवाइज चीजें प्रॉपरली टाइम टू टाइम चलने वाली है। ठीक है। चलिए भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है? एक सेकंड दोस्तों, है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा भाई, पता नहीं क्या हो गया यार, कुछ तो दिक्कत हो रही है क्या? चलिए, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एंगल जो है वो गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। उसी को बस थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं मैं, एंड देन फिर हम जो है वो क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए, अब सही है दोस्तों, और क्लास को अब सीधे आगे बढ़ाते हैं। रिवीजन के साथ हम क्लास को आगे लेकर जाने वाले हैं। और देखिए, आज भी हमें जो है ना वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। देन फिर आज मैं आपको थोड़ी इजी मैपिंग के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा। और हम जो दोस्तों मंडे की हमारी क्लास रहेगी, उस मंडे की क्लास में हम जो है वो एमपी की जो मैपिंग है उसे पूरा समझेंगे। सबसे पहले मैप बनाना समझेंगे, देन फिर उसके बाद जितने भी डिवीजन है उन्हें देखेंगे, एंड देन डिवीजन के बाद जितने भी स्टेट हैं उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सॉरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं, माफ करना। थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है ना वो अभी वीडियो के एंगल की तरफ था, तो भाई डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। कोई बात ही नहीं है। और क्या बताएं यार, थोड़ा सा ना उलझे हुए हैं। वैसे एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और प्लीज अपने आसपास के लोगों को बताना। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, अब अपना प्लेनेट ऐप पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। और अब एमपीपीएससी के लिए हमारे पास दो बैच हैं ऑलरेडी। बिलीवर बैच जो है वो चल रहा है,
अगर आप बिलीवर बैच से ये क्लास देख रहे हैं, देखिए ये क्लास फिलहाल 2 जगह लाइव एक साथ होती है ना। ये 2 जगह लाइव चलती है क्लास, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में चलती है और बिलीवर बैच के प्रीलिम्स में भी चलती है, क्योंकि बिलीवर बैच में प्रीलिम्स भी कवर होता है, मेंस भी कवर होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी बिलीवर बैच ले रखा है तो आपको ये प्रीलिम्स के बैच में जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वही प्रीलिम्स, वही का वही प्रीलिम्स बैच है जो कि ऑलरेडी हम आपको बिलीवर बैच में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीलिम्स का बैच है ये केवल 1666 रुपए में आया है और 18 महीने जो है वो इसकी वैलिडिटी है। और ये उन लोगों के लिए है भाई जिन्हें मेंस नहीं पढ़ना है, जिन्हें केवल प्रीलिम्स पढ़ना है, वो इस बैच को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बिलीवर बैच ले रखा है तो आपने किया है एक बहुत बेहतरीन डील, क्योंकि आपने जो है वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर कर ली है। प्री आपका इसमें कवर होगा, मेंस इसमें आपका कवर होगा, ये तो आपको पता ही है। मैं आपको आगे चलकर इसमें आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा एंड देन रिवीजन भी करवाएंगे। आगे चलकर इसमें टेस्ट भी होने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसमें साइंस जो है वनडे एग्जाम का, वनडे का साइंस भी आपको फ्री मिला है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज था। ये मोस्ट, ये कह लो आप कि प्रीमियम बैच है हमारा भाई। जो इस बैच को ले लेता है उसको सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, लेकिन एक नया बैच आ गया है। तो अगर आप इससे देख रहे हैं फिलहाल तो भाई अच्छी बात है, वेलकम टू एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच। और अगर आप बिलीवर से देख रहे हैं तो आप पहले से जुड़े हुए हैं, कोई बात ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ यार, अपने आसपास के उन लोगों को जरूर बताना जो कि प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अभी हमको मेंस नहीं पढ़ना है, या देखिए शायद वो डर रहे हैं अभी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होगी, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे होगी चीजें। उन लोगों के लिए ट्रायल के लिए सही है, वो चाहे तो 1666 रुपए देके 1.5 साल के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटी वही होगी जो कि बिलीवर बैच में होने वाली है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। खैर अब आगे चलते हैं और देखिए हमने मध्य प्रदेश में राजनीतिक इकाइयों को पढ़ना शुरू किया था, इसका रिवीजन करवा रहे हैं। लोकसभा सीट कितनी है भाई एमपी में, ये है दोस्तों 29। गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग। और हाँ, आरक्षण कितना होता है, 10 सीटों का होता है दोस्तों आरक्षण। और जो एससी की सीट है वो होती है 4। ऊटी भिदे से हमने पढ़ा है, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और देवास। मुझे उम्मीद है चीजें अब याद हो गई होगी। दूसरा, विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो अच्छा भाई आज क्या कर रहा हूं मैं, एसटी सीटें 6 है, धार और रतलाम, बैतूल और मंडला, खरगोन और शहडोल। ठीक है, रिवीजन बस करवा रहा हूं भाई, ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका हूं मैं। राज्यसभा सीटें 11 थी हमने देखा था, विधानसभा सीट 230 थी, 82 रिजर्व है, 35 एससी के लिए, 47 एसटी के लिए। ये सब हमने पढ़ लिया। प्लीज इसका रिवीजन करना भाई क्लास लगाकर एक बार फिर। जितने बार क्लास लगाओगे, देखो एक बार लाइव लगा लो या रिकॉर्डेड लगा लो नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद स्पीड बढ़ाकर बढ़िया जो है इसका रिवीजन कर लिया करो। 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार करना है उतने बार कर लो। चीजें बिल्कुल जैसी यहां पे लिखी है वैसे दिमाग में छप जानी चाहिए। आंख बंद करोगे तो ये चीजें दिखाई देनी चाहिए, तब तक इसे पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की कल हमने बात की थी और हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में जो है, अरे भाई मध्य प्रदेश में हमने ये देखा था दोस्तों कि ये इस प्रकार के 10 संभाग जो है वो होते हैं। कितने संभाग होते हैं, 10, है ना। थोड़ा सा रुकना, यहाँ कल उल्टा कर दिए हमने। देखो जल्दबाजी ऐसी चीज होती है कि वो आपको गड़बड़ करवा देती है। गड़बड़ ऐसा कि हमने चाह रहा होगा कि हम उज्जैन ऊपर लिखें इंदौर नीचे, पर बात में लिख दिया होगा उल्टा। चलो बात वही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। चलो तो ये 10 संभाग हमने देखे थे। अभी इनके बारे में मैं पूरी मैपिंग के थ्रू आपको मंडे को पढ़ाने वाला हूं। मंडे की क्लास बहुत जबरदस्त क्लास होगी। लेकिन हमने ये देखा था कि राज्य को संभाग में, संभाग को जिले में, जिले को विकास खंड में, विकास खंड को तहसील में, और तहसील को दोस्तों गांव में जो है वो बांटा जाता है। अब देखिए संभाग कितने हैं भाई एमपी में, 10 संभाग हैं। और मैंने कहा था कि जब तक मैपिंग नहीं करवाई है मैंने, तब तक आप ऐसे ग्रुप्स बनाकर याद रखें। जैसे पहला ग्रुप आपका किसका रहेगा, चंबल और ग्वालियर संभाग का रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों, चंबल और ग्वालियर का। दूसरा जो है वो रहने वाला है क्या, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर। 4 बड़े शहरों के नाम पर 4 संभाग भी हैं। इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है और क्या है, सागर। और इसके अलावा 2 है अपने ऐसे शहर जो आपस में जुड़े हुए हैं एक सीधी सड़क के द्वारा, नर्मदापुरम और जबलपुर। वैसे भी दोस्तों जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदापुरम पहले होशंगाबाद कहलाता था, तो वो संभाग है, हमने साथ में देख लिया। और शहडोल से कहां चले जाएंगे, रीवा।
शहडोल से कहां चले जाएंगे, रीवा चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो इस चीजों को देख रहे थे और हमने कल देखा भी था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और सीधे अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। मध्य प्रदेश में है दोस्तों टोटल जो है 55 जिले हैं और 3 जिले जो है वो पिछले साल यानी कि 2025 में तक बन गए थे। 53वां जो जिला बना था दोस्तों जो 53वां जिला बना था, जरा रुकना भाई, ये जो लोगो है इसको थोड़ा, अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो गड़बड़ कर दी है ना, क्या बताएं अब आपको। चलें इसे इस तरफ दे देते हैं भाई, थोड़ा होना चाहिए ना। और आज जो दिक्कतें हो रही है उसके लिए हम माफी चाहेंगे भैया आप लोगों से। पता नहीं क्यों आज जो एंगल्स हैं वो बदल रहे हैं चीजों के और बहुत रैपिडली, मे बी माउस का प्रॉब्लम रहा होगा। अब सही है। चलो तो देखो यार, हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं और उसमें से 53वां जो जिला है वो बना था मऊगंज। और ये जो मऊगंज बना है वो कहां से बना है, रीवा से बना है टूटकर। जो 54वां जिला 54th हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बना वो बना पांडुरना से, छिंदवाड़ा को तोड़कर। और 55वां जो जिला बना है भारत का जो है, ये कौन से भी नंबर का जिला बना है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है आज का। आपको ये बताना है कि ये जो मैहर है ये मध्य प्रदेश का तो 55वां जिला है, लेकिन भारत में उस समय जितने भी जिले बने उसमें से कौन से भी नंबर का ये जिला जो है वो बना है, क्योंकि इससे जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर उस समय आई थी। ठीक है, फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश का सबसे जो नवीनतम जिला है वो है मैहर सतना। उसका जवाब मैं आपको अगले क्लास में बनना दूंगा। चलिए विकासखंड की बात करें तो 313 विकासखंड है, जिसमें से आदिवासी विकासखंड जो है वो कितने हैं, 89 है। फिर हमने बात की थी कि भाई तहसील भी है, तहसील कितनी है दोस्तों, 437। और 437 तहसील में नवीनतम तहसील क्या है, चित्रकूट। और गांव कितने हैं, लगभग 55,000 गांव एमपी में है, जिसमें से 54,903 ये एग्जैक्ट डेटा है। लेकिन अब 27 ही तो कम है, 55,000 में कितने कम है, 27। तो 54,903 पढ़ लो या 55,000 पढ़ लो, है ना, बात वही है। इस तरीके से इसे हमने पढ़ा था। चलिए फिर हमने बात की थी मध्य प्रदेश में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की दोस्तों। और मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जो पंचायती राज है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और कम आबादी वाले क्षेत्रों में चलता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो की गई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत लगभग 24,000 है। एग्जैक्ट डेटा की हम बात करें तो 23,922 है, 23,922। जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर होती है, मतलब जितने विकासखंड थे उतनी ही क्या है जनपद पंचायत है, 313। और जिला पंचायत कितनी है, 55। फिर हमने देखा था जो शहरी आबादी होती है और जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है जो स्थानीय स्वशासन कहलाती है। छोटे जो टाउन होते हैं वहां नगर पंचायत, थोड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां नगर पालिका, और जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। जो नगर पंचायत है ये 294 है, जो नगर पालिका है वो 99 है, और जो नगर निगम है वो है 17। और 18वां जो नगर निगम है वो अभी जो है वो प्रपोजल में है, प्रस्तावित है। जो 17वां नगर निगम था वो था भिंड, और जो 18वां जो है वो बनेगा दतिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमने देख ली थी जब हम क्या कर रहे थे, कल की पढ़ाई कर रहे थे। अब देखिए उसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, और जो पहला महत्वपूर्ण संस्थान मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया है मैंने विधानसभा भवन। और दोस्तों देखिए इसे, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है भाई, दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, अब इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, ये मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थिति कहां पर है, भोपाल में है। इसका शिलान्यास कब किया गया, 1984 को किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो 12 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था, तो 1996 में उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा जो है वो उसे किया गया। और वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने भारत भवन भी बनाया है। तमाम चीजें हम पढ़ चुके थे।
इसके अलावा हमने देखा था कि इस विधानसभा भवन के पहले जो विधानसभा भवन हुआ करता था वो मिंटो हॉल कहलाता था। मिंटो हॉल को 1909 में बेगम सुल्तान जहां के द्वारा बनाया गया था, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के सम्मान में, अंग्रेजों के सम्मान में। और अब इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें दोस्तों हमने देखी है। अब हम आगे चलते हैं और अन्य संस्थानों के बारे में अब हम बातचीत जो है वो आज की हमारी जो है हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमें दूसरा जो संस्थान देखना है वो देखना है दोस्तों सचिवालय। सचिवालय, अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार का जो दोस्तों सचिवालय है, ठीक है, वो हमें देखना है। और मध्य प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है, जैसे विधानसभा भवन इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से जो सचिवालय है वो रखा गया है दोस्तों वल्लभ भवन। उसका नाम क्या रखा गया है? वल्लभ भवन रखा गया है। उसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है वो क्या कहलाता है? वल्लभ भवन जो है वो कहलाता है। बस एक ही फैक्ट याद रखना है इसमें, सचिवालय क्या कहलाता है? वल्लभ भवन जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का संचालनालय। संचालनालय मतलब जहां से दोस्तों अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, जैसे योजना निर्माण करना हो, चाहे अलग अलग सचिव स्तर के काम करना हो, वो संचालनालय में होते हैं। यहाँ पर डेटा भी रिकॉर्ड किया जाता है, ये तमाम चीजें यहाँ पर होती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के दो दोस्तों क्या है? संचालनालय है। और ये जो संचालनालय है ये दो है, एक है सतपुड़ा भवन, एक क्या है? सतपुड़ा भवन है। मध्य प्रदेश सरकार का संचालनालय एक है सतपुड़ा भवन और दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो है वो कहलाता है विंध्याचल भवन। क्या क्या कहलाता है? सतपुड़ा भवन कहलाता है और क्या कहलाता है? विंध्याचल भवन कहलाता है। ये सब भोपाल में ही है भाई, है ना। ये जो वल्लभ भवन है वो कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है ना। सब भोपाल में स्थित है ये वाले भवन। जो अलग जगह रहेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। सतपुड़ा भवन भी कहां पर देखने को मिलेगा? भोपाल में। और जो विंध्याचल भवन है वो भी कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अच्छा, एक बात और भी है इस भवन के बारे में, विंध्याचल भवन के बारे में एक और बात यह है कि यह राज्य योजना आयोग का मुख्यालय है। ये क्या है? राज्य योजना आयोग जो होता है हमारा वो यहीं से काम करता है। राज्य योजना आयोग क्या करता है दोस्तों? राज्य योजना आयोग जो है वो राज्य के लिए नीतियां बनाता है कि कैसे हमें आर्थिक विकास करना है, कैसे हमें जो है वो डेवलपमेंट करना है। उस डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी नीति है, उस डेवलपमेंट की जो पूरी का पूरा ये कह लो ड्राफ्ट है, वो राज्य योजना आयोग बनाता है, जो कहां से काम करता है? विंध्याचल भवन से काम करता है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है वो कहां पर है? वल्लभ भवन में है, भोपाल में। कहां पर है दोस्तों? वल्लभ भवन में है। और जो संचालनालय है, जो संचालनालय है वो कहां पर है? भोपाल में ही है। एक का नाम है सतपुड़ा भवन और एक का नाम क्या है? विंध्याचल भवन। और जो विंध्याचल भवन है वो राज्य योजना आयोग का क्या है? हेडक्वार्टर भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे की अब हम बात कर रहे हैं, अगला जो भवन है दोस्तों वो है अगला आपको हम बताने वाले हैं भाई दोस्तों। देखिए अब न्यायालय के बारे में बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो आपका क्या है हाई कोर्ट, ये स्थित है जबलपुर में। ये कहां पर है? जबलपुर में है। लेकिन देखिए इसकी ना दो बेंचेस भी हैं, मतलब इसकी दो खंडपीठ है, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश काफी बड़ा है और जबलपुर अकेला उसे अगर मैनेज करेगा तो आप भी जानते हो पेंडिंग केसेस काफी होते हैं इंडिया में और डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो काफी दिक्कतें होती है। तो इसकी जो मेन जो ये कह लो आप पीठ है वो जबलपुर है। और इसके अलावा इस हाईकोर्ट की हमें बेंचेस या फिर खंडपीठ देखने को मिलती है। खंडपीठ का मतलब है बेंचेस, और इसकी दोस्तों दो खंडपीठ है। वैसे तो तीन है, वैसे तो है तीन, पर दो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है। दो जगह पर अभी बेंचेस लगती हैं। एक है दोस्तों इंदौर और दूसरी है दोस्तों ग्वालियर। तो इंदौर और ग्वालियर में क्या है? इसकी बेंच पीठ है।
जो कि बेंचपीठ कह रहा हूं, खंडपीठ है, बेंचेस हैं। और तीसरी जो है वो दोस्तों रहेगी भोपाल में, जो कि फिलहाल वर्किंग नहीं है बल्कि कैसी है, प्रस्तावित है। याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल में जो है इस हाईकोर्ट की जो बेंच है वो कैसी है, प्रस्तावित है। तो वैसे तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है दोस्तों, इसकी जो बेंचेस है वो दो जगह है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, और तीसरी रहेगी भोपाल में। अगर फ्यूचर में बनती है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, वरना तब तक अभी हम देखने वाले हैं कि ये प्रपोजल में है यानी कि प्रस्तावित है। तो देखिए 3 संस्थान हमने और देख लिया भाई। सचिवालय वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, संचनालय सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के नाम से जाना जाता है, और दोनों भोपाल में है। न्यायालय की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो जबलपुर में है, और खंडपीठ इसकी दो जगह है, इंदौर और ग्वालियर में, और भोपाल में क्या है, प्रस्तावित है। जल्दी से देखिए इन सब चीजों को, देन फिर हम आगे चलते हैं और कुछ अन्य संस्थानों के बारे में भी फिर हम बात करेंगे। जल्दी से देखिए इसे। तो देखिए आज शनिवार है, आज आप जानते हो आज रात को फिलॉसफी वाली क्लास नहीं रहती है। फिलॉसफी की क्लास चलती है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। फिलहाल आगे चल के हो सकता है टाइम टेबल बदल जाए, लेकिन फिलहाल अभी मंडे से फ्राइडे हम फिलॉसफी पढ़ते हैं डेली रात में। जहां हमने कल न्याय दर्शन पूरा पढ़ लिया है, अब हम मंडे से पढ़ेंगे फिलॉसफी। आज 8 बजे से 10 बजे तक आपकी जो है वो स्पोर्ट्स की क्लास रहेगी, जो कि बस ऐसे ही है, बाकी एग्जाम्स में काम आएगी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, करंट अफेयर्स में काम आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बट डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करती है, क्योंकि इसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है स्पोर्ट्स का। आप चाहे ओलंपिक की बात करें, चाहे आप क्रिकेट की बात करें, हॉकी फुटबॉल की बात करें, वर्ल्ड कप्स की बात करें, सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और अन्य संस्थानों की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों अगला जो संस्थान है, अब चूंकि हम कोर्ट ही पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग प्रकार के कोर्ट भी देख लेते हैं। देखिए भाई, मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको जो है औद्योगिक न्यायालय भी देखने को मिलता है, और मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट भी देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय भी है जो हमें देखना है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण है वो मालवा में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम एक किसी शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण है वो इंदौर में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि इंदौर को हम मिनी बॉम्बे कह देते हैं, ठीक है। तो इंदौर जो है वहां पर है दोस्तों आपका क्या, औद्योगिक न्यायालय। जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं दोस्तों, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं वो कहां से जो है वो भारत सरकार के द्वारा चाहे वो किए जा रहे हो या फिर एमपी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हो। कई बार हो जाता है ना कि स्टेट वर्सेस कोई कंपनी हो जाती है, या स्टेट वर्सेस ये कह लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, इस तरीके की। हालांकि अभी चूंकि एक ही सरकार है तो ऐसे मामले कम देखने को मिलते हैं, पर कई बार राज्य और केंद्र के बीच में विवाद, या राज्य और किसी कंपनी के बीच में विवाद हो जाते हैं, तो उसे कहां से देखा जाता है, उसे देखा जाता है इंदौर से, क्योंकि हमारा जो औद्योगिक न्यायालय है वो कहां पर है, इंदौर में है दोस्तों। और जैसे औद्योगिक न्यायालय है उसी तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको जो है श्रम न्यायालय भी देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में श्रम न्यायालय जो है वो है दोस्तों कहां पर, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो श्रम न्यायालय है दोस्तों वो है जबलपुर में। कहां पर है, जबलपुर में। तो ये होने वाला है भाई जबलपुर में। तो देखिए औद्योगिक न्यायालय कहां पर है, इंदौर में, और श्रम न्यायालय कहां पर है, जबलपुर में। ठीक है, श्रम न्यायालय कहां पर है, जबलपुर में, और औद्योगिक न्यायालय कहां पर है, इंदौर में। जबकि हाईकोर्ट कहां पर है, जबलपुर में, और उसकी दो जो है वो बेंचेस लगती हैं कहां पर, या उसकी ये कह लो आप दो खंडपीठ है कहां पर, इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है भाई, इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमको, छोटी छोटी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बार बार एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए इसके अलावा एक और संस्थान है जो कोर्ट की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं एनजीटी। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का मतलब क्या होता है, एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे कहा जाता है हरित, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय हरित
प्राधिकरण है यह हमारे देश में पर्यावरण को जो है वो संरक्षित करने का काम करता है और इसे भी जो है वो अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान है। अर्ध न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि यह भी जो है वो कोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्रिमिनल केसेस को नहीं देख सकता, लेकिन जो दीवानी मामले होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं पर्यावरण को लेकर, जैसे किसी ने प्रदूषण फैला दिया या नदियों को प्रदूषित कर दिया या कोई कंपनी जो है वो मानव स्वास्थ्य के साथ, पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ये भी उस पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है या जुर्माना लगा सकती है। ये सब तमाम चीजें कर सकती है, उसको न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी कर सकती है। तो ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका हेडक्वार्टर तो वैसे दिल्ली में होता है, इसका जो मेन ब्रांच है वो कहां पर है, दिल्ली में, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। लेकिन इसकी एक जो शाखा है, या ये मैं कह दूं कि इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय मतलब इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है, ये दोस्तों कहां पर है, ये है भोपाल में। इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, भोपाल में। तो इन तीन चीजों को भी अपने दिमाग में बढ़िया बिठा लिए कि हमारा जो औद्योगिक न्यायालय है वो इंदौर में है, जो श्रम न्यायालय है दोस्तों वो जबलपुर में है, और जो एनजीटी है वो है आपका कहां पर, उसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो है भोपाल में। और देखिए, देखने में लगेगा आपको कि यार बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर दोस्तों एमपीपीएससी ना इस तरीके के क्वेश्चन रखता ही रखता है। आपको लगभग लगभग एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम्स में इस प्रकार का, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक, मतलब ये कह लो कि ऐसा लगता है कि जैसे सिली क्वेश्चन आ गए, पर चूंकि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, इतने रश में होते हैं कि उस एग्जाम में हम टफ क्वेश्चन लगाते लगाते भूल जाते हैं कि क्वेश्चन का एक हिस्सा सरल प्रश्नों से बनता है, बेसिक क्वेश्चन से बनता है। हम टफ चीजें पढ़ रहे होते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट याद कर रहे होते हैं, राज्यपाल की लिस्ट याद कर रहे होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के हम जो है वो संवैधानिक जो हमारे अनुच्छेद हैं वो याद कर रहे होते हैं, तरह तरह के फैक्ट याद कर रहे होते हैं, और आता क्वेश्चन यहां से आ जाता है और वहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आराम से पढ़ना है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा भवन बहुत महत्वपूर्ण था, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के बारे में हमने चीजें देखी थी। फिर हमने देखा सचिवालय कहां पर है, वल्लभ भवन भोपाल में। संचनालय कहां पर है, तो भोपाल में ही है, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन में ही आपको राज्य योजना आयोग मतलब स्टेट प्लानिंग कमीशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जो न्यायालय है वो जबलपुर में है और उसकी 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है और भोपाल में प्रस्तावित है। फिर हमने देखा औद्योगिक न्यायालय कहां पर है, इंदौर में। श्रम न्यायालय कहां पर है, जबलपुर में। मतलब लेबर कोर्ट आपका कहां पर हो गया, इसको क्या कहेंगे, लेबर कोर्ट कहेंगे भैया, है ना, इंग्लिश में, जबलपुर में। आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ भी मिल जाएगी। और एनजीटी जो है उसका रीजनल हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है, भोपाल में। चलिए आगे के कुछ अन्य संस्थानों के बारे में अभी हमें देखना है, और अन्य संस्थानों की अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर, दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर, एक ये हमें देखना है। और देखिए मध्य प्रदेश का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो हमेशा, देखो अब ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं चूंकि अब चर्चा निकल ही गई है। तो ये है दोस्तों कहां पर, भोपाल में। आप भी जानते हो जो राजधानी होगी वहीं तो पुलिस का हेडक्वार्टर होगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, भोपाल में है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है, मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, या वित्त निगम जो है वो कहां से जो है वो अपना काम करता है। तो दोस्तों ये जो वित्त निगम है ना, अब देखो जब भी पैसों की बात आएगी तो हमेशा जो है आप नोटिस करना कि चीजें इंदौर के इर्द गिर्द होगी। तो ये जो है दोस्तों वो कहां पर है, इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम कहां पर है, इंदौर में। देखिए एकदम सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है भाई। और दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी जिसे हम कहते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी जो मुख्यालय है दोस्तों, जो ऑफिस है, वो भी हमसे पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे, आगे मैं करवाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा,
अगर आप इसे भी देखोगे तो दोस्तों वहां पर भी एक आध बार ना एमपीपीएससी ने अपना खुद का हेडक्वार्टर पूछ लिया है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? इंदौर में। कहां पर है दोस्तों? इंदौर में। तो देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में है दोस्तों, वहीं मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है वो इंदौर में है, और मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वो भी कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इन सब चीजों को और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए, तो दोस्तों देखिए, अभी मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तीन चीजें हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर भोपाल में, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में, लोक सेवा आयोग भी कहां पर है? इंदौर में। आगे चलते हैं, फिर एक बार में पूरा रिवीजन जो है वो हम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में महालेखाकार का जो कार्यालय है वो पूछ लिया जाता है। अब ये महालेखा कार्य क्या होता है भाई? दोस्तों देखिए, महालेखा कार्य जो होता है ना, ये ऑडिट करता है सरकार के कामों को। चूंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और सरकार ने कौन सा काम कैसे किया है, या सरकारी खजाने से जिस काम के लिए पैसा निकाला गया है उस काम में वो पैसा कितना खर्च हुआ है। जैसे सड़क बनाने के लिए अगर 500 करोड़ निकाली है सरकार ने, तो उन 500 करोड़ का उपयोग क्या सड़क बनाने में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच करता है कौन? राज्य स्तर पर महालेखाकार। कौन करता है दोस्तों? महालेखाकार जो है वो ये काम करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो केंद्र में सीएजी पाया जाता है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, बिल्कुल उसी का दोस्तों यह राज्य स्तर का क्या होता है? रूपांतरण होता है, या राज्य स्तर का क्या है? वर्जन होता है। इसे हम जो है वो महालेखाकार जो है वो कहते हैं। और ये जो महालेखाकार का हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ग्वालियर में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वैसे ग्वालियर में बहुत ही कम संस्थान है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्थान आपको क्या देखने को मिलेगा? महालेखाकार का कार्यालय। और यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं कि महालेखाकार का कार्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। क्योंकि आमतौर पे हमें लगता है कि या तो चीजें भोपाल में होगी, या तो इंदौर में होगी, या फिर जबलपुर में होगी। ग्वालियर के बारे में हम उतना श्योर नहीं हो पाते, लेकिन महालेखाकार का कार्यालय कहां पर है? ग्वालियर में है। याद रखिएगा, बहुत बेसिक सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज हमने नहीं देख ली। चलिए, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यपाल का जो भवन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो भवन है, ये भी जो है वो पूछ लिया जाता है। और जब नहीं पता होता है ना, तो कंफ्यूजन बहुत होता है। और अब जब से माइनस मार्किंग का लोगों ने सुना है, तब से बहुत ही सटीक पढ़ाई करना जरूरी हो गया है। देखिए, राज्यपाल का जो भवन है वो राजभवन कहलाता है। पहली बात तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल का भवन क्या कहलाता है? राजभवन कहलाता है, और ये भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में ही है, क्योंकि राजधानी में ही तो रहेगा। लेकिन पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है, राज्यपाल भवन का नाम क्या है। ठीक है, राजभवन नाम है। देखने सुनने में लगता है अरे कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राजभवन है या नहीं। तो एक बार हमने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर हमें देखना है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, अभी हम इसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं भाई। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हमें देखना है, इसका मुख्यालय हमें देखना है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है ना, इसका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश एमपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? भोपाल में। लेकिन इसका जो नाम है वो बार बार पूछा जाता है, और इसका नाम है दोस्तों पर्यावास भवन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पर्यावास भवन। क्या नाम है इसका? पर्यावास भवन नाम है। ठीक है, मानव अधिकार आयोग, जब भी किसी मानव के साथ अत्याचार होता है, मानव के अधिकारों को जो है, या उसके जीवन जीने के अधिकारों को, या उसके प्राकृतिक अधिकारों को दबाया जाता है, तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सामने आता है। ये केंद्र स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है। मध्य प्रदेश का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पर्यावास भवन।
तो देखिए महालेखाकार का कार्यालय कहां पर हो गया, ग्वालियर में। दोस्तों राज्यपाल भवन जो है वो भोपाल में है और क्या कहलाता है, राजभवन कहलाता है। और मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग जो है, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट जो है कमीशन जो है, वो पर्यावास भवन कहलाता है, जो कि कहां पर है, भोपाल में है भाई। कहां पर है दोस्तों, भोपाल में। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, 2-3 चीजें और हमें देखनी है, देन फिर हम इसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। देखिए भाई, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दोस्तों मध्य प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर हम बात करें, हालांकि अब इसका नाम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया है दोस्तों। अब इसका शॉर्ट नाम जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया है, MPSEB इसे कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जबलपुर में, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जबलपुर में है। और ये कहलाता है दोस्तों शक्ति भवन। ये क्या कहलाता है, शक्ति भवन कहलाता है, या फिर इसे ऊर्जा भवन भी कहते हैं। तो इसे शक्ति भवन भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा भवन भी कहते हैं। वैसे रियल नेम इसका शक्ति भवन है, आमतौर पर इसे शक्ति भवन, पर कुछ किताब वाले भाई आजकल ऊर्जा भवन लिखने लगे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। पर शक्ति भवन जो है वही मैंने अभी तक एग्जाम्स में देखा है। तो ये क्या कहलाता है, शक्ति भवन कहलाता है, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर। आप लोगों को क्या पता है भाई, आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोगों को क्या पता है इस बारे में, अगर पता है तो बताओ। इसके अलावा दोस्तों क्या है, दिल्ली में ना दोस्तों, दिल्ली में हर एक राज्य का, दोस्तों दिल्ली में हर एक राज्य का जो है वो एक भवन होता है। तो दोस्तों दिल्ली में जो मध्य प्रदेश का, दोस्तों दिल्ली में मध्य प्रदेश का ये कह लो आप कि जो भवन है, क्या बोलेंगे उसको, दिल्ली में मध्य प्रदेश का जो भवन है वो क्या कहलाता है ना, तो ये दोस्तों ये कहलाता है आपका मध्यांचल भवन। ठीक है, ये मत लगा के आ जाना कभी एग्जाम में पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश भवन कहलाता है। भाई अगर मध्य प्रदेश भवन कहलाता तो तुमसे पूछा क्यों जाता, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा बार बार मन करेगा क्या लगाने का, मध्य प्रदेश भवन लगाने का, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, मध्यांचल भवन आएगा। तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो भाई मुख्यालय है वो है शक्ति भवन जबलपुर में। कहीं कहीं ऊर्जा भवन देखने को मिल जाता है, पर आप शक्ति भवन की तरफ ही जाना। और मध्य प्रदेश दिल्ली में जो मध्य प्रदेश का भवन है वो क्या कहलाता है, मध्यांचल भवन जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये है भाई। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मध्य प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एकेडमी। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक एकेडमी है, प्रशासनिक एकेडमी है मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, जहां पर जितने भी आप MPPSC के अधिकारी हैं, जब आप बन जाते हो तो आपकी जहां पे ट्रेनिंग होती है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हो जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो कहां पर होगी। ठीक है, तो ये होगी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एकेडमी में, और ये सिचुएटेड है दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में। और अब इसका जो नाम है दोस्तों, अब इसका नाम जो है वो है, क्या है भाई दोस्तों, ये है आपका क्या, नरहोना प्रशासनिक एकेडमी। पूरा नाम भी अभी आपको बताता हूं मैं, पर इसका जो नाम आपको याद रखना फिलहाल क्या रखना है, नरहोना प्रशासनिक एकेडमी। जैसे लवासना फेमस है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में क्या फेमस है, नरहोना प्रशासनिक अकादमी, जो कि कहां पर है, भोपाल में है। और इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा दोस्तों, इसका पुराना नाम जो हुआ करता था, इसका पुराना नाम था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। इसका पुराना नाम दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी था। और पूरे भारत के जितने भी IAS ऑफिसर हुआ करते थे अंग्रेजों के समय से लेकर आजादी के बाद तक, वो सब पहले भोपाल में ट्रेनिंग किया करते थे अपने IAS की।
फिर आगे चलकर जो है वो लवासना बना दिया गया, मसूरी कर दिया गया ऐसे। तो इसका पुराना जो नाम था दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी था, और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एकेडमी है, इसका आपको क्या नाम देखने को मिलेगा? नरहोना प्रशासनिक एकेडमी जो है वो देखने को मिलेगा। जल्दी से पढ़कर देखिए, क्योंकि फिर जो है वो हमें आगे की तरफ देखना है। अच्छा, पूरा नाम तो रह गया दोस्तों, इसका पूरा नाम है आरसीवीपी, आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी, जो कि कहां पर है? भोपाल में। चलिए भाई, तो ये 3 संस्थान हमने और देख लिए हैं, और बताएं भाई, रिवीजन कर लें क्या? आप एक बार पढ़ के देखो, देन फिर हम इसका रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। और देखिए, इसकी जो एनोटेशन पीडीएफ है वो आज मैं आपको दे दूंगा। तो आपको बढ़िया रिवीजन करने में मजा भी आएगा दोस्तों। चलिए भाई, एक बार रिवीजन हो जाए, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए भाई, कहां से हमने शुरू किया था दोस्तों? हमने शुरू किया था मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान। पहले जल्दी से यार कमेंट करके बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो, इसमें समझने वाली चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लें तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है इन सब चीजों से, आप ये तो जानते ही हो। और यार, प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में ना आजकल फैक्ट जो है वो पूछे जाते ही जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। और जब से आपका ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो शुरू हुआ है क्या हो गया संस्कार? आरसीवीपी, तो मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिख दिया भाई? अरे आरसीवीपी तो लिखें। आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा होगा। अब तो और मजा आएगा, मंडे को हम पूरी मैपिंग पढ़ने वाले हैं। मंडे को मैं आपको ये जो पूरा मैप दिख रहा है ना, ये पूरा मैप समझा दूंगा मैं आपको मंडे को। पूरा मैप, और इसी से पढ़ने वाले हैं हम। बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, ब्लैंक मैप पूरा फिल करना सिखा दूंगा मैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन यार देखो, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट तो हमें पढ़नी पड़ेंगे। तो बिना फैक्ट के काम नहीं चलता है एग्जाम में। और माइनस मार्किंग जब आ जाती है ना एग्जाम्स में, तो फिर माइनस मार्किंग आने का ये मतलब होता है कि वही निकलेगा जो सटीक पढ़ाई करेगा। माइनस मार्किंग वाले पेपर में फायदा सबसे ज्यादा उसको पहुंचता है जो कम पढ़ता है और बार बार पढ़ता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको माइनस मार्किंग वाले पेपर में बेहतरीन मार्किंग करनी है तो लिमिटेड पढ़िए और उसे बार बार पढ़िए, जी जान लगाकर पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि अगर आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हुआ तो आप जो है वो बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। हमको फंसना ही नहीं है उस स्थिति में। हमें बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, चीजों को याद करना है, कम पढ़ना है दोस्तों, कम पढ़ना है। कम पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कम पढ़ोगे तो कम कंफ्यूजन होगा, चीजें बिल्कुल याद रहेगी। और जब याद हुई चीजें एग्जाम में दिखती है तो फिर वहां पर माइनस मार्किंग जो है उससे आप इजीली बच जाते हो। वरना अगर कंफ्यूजन हुआ और आप कुछ का कुछ लगाकर आए तो लेने के देने पड़ जाते हैं, है ना? चलिए, तो अब देखिए, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था विधानसभा भवन, और मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वो क्या कहलाता है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जो कहां पर स्थित है भाई? भोपाल में स्थित है। कब बना? 1984 में बना। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1996 में। और किसने किया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया। फिर किसने बनाया है इसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो वास्तुकार है दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके वास्तुकार है भाई, ठीक है? चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके वास्तुकार है। थोड़ा सा इसे अच्छा कर दें क्या? पढ़ने में मजा आएगा फिर जब ये आपको एनोटेशन मिलेगा तब। चलिए, फिर हमने देखा इसका पुराना जो विधानसभा भवन है वो मिंटो हॉल कहलाता था। और ये जो मिंटो हॉल है ये कब बना? ये बना है दोस्तों 1909 में। और किसने बनाया है?
बेगम सुल्तान जहां के द्वारा इसे बनाया गया। उस समय का गवर्नर था मिंटो, उसके सम्मान में। इसका नया नाम जो है वो किसके नाम पर कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे कर दिया गया है। और कुशाभाऊ ठाकरे कौन है? जो बीजेपी के पितृ पुरुष माने जाते हैं, अपने एमपी के ही थे। चलें आगे चलते हैं। फिर हमने आज देखा मध्य प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है वो क्या कहलाता है? वल्लभ भवन, जो कि भोपाल में है। दोस्तों जो सचिवालय है वो क्या कहलाता है? सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन कहलाता है। और जो विंध्याचल भवन है ये राज्य योजना आयोग का हेडक्वार्टर भी है। न्यायालय की अगर हम बात करें तो वो जबलपुर में है, हाईकोर्ट जबलपुर में है। और जो है इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर, और भोपाल इसकी प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। औद्योगिक न्यायालय इंदौर में है, श्रम न्यायालय जबलपुर में है। कब बने ये नहीं पूछा जाता। अनावश्यक जानकारी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और कंफ्यूजन होगा। ठीक है, माइनस मार्किंग में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये आपसे नहीं बन रहा है, या तो बन रहा है या तो नहीं बन रहा है। बन रहा है तो लगाएंगे, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। अगर आप बीच में हैं, बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है, तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे। वो क्वेश्चन तो आपका लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके उन क्वेश्चंस पर भी पड़ने लगेगा जो कि आपने सही करे। तो हम वो चीज पढ़ ही नहीं रहे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। हम वैसे क्वेश्चन छोड़ देंगे यार। पर हम देखो, और मैं कह रहा हूं हमारी पढ़ाई से उतने क्वेश्चन आ जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपने अपना पढ़ा हुआ अगर संभाल लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और ये बात मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं, ये बातें मैं बिल्कुल उस आधार पे कर रहा हूं जिस आधार पे मैंने अपने प्रीलिम्स निकाले। बैक टू बैक प्रीलिम्स निकले बस अपनी तरीके से, और बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाई करने में जो है वो एग्जाम्स निकल जाते हैं। मैं सच बताऊं आपको तो एमपीपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 पढ़ना होता है। जो पढ़े हो आपको उस पर विश्वास करना होता है, और जो पढ़ा है उसका एग्जीक्यूशन आपको आना चाहिए। जैसे देखिए, विराट कोहली के कोच ने विराट कोहली को क्रिकेट सिखा दिया, लेकिन मैदान में कैसे खेलना है वो तो विराट कोहली मैदान के अंदर ही तय करेगा। तो मैं दोस्तों आपको केवल बता सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं, उसको सरल कर सकता हूं, लेकिन इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आप तय करोगे। उसकी प्रैक्टिस भी हम आगे चल के करेंगे। चलो आगे की बात करते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, दोस्तों मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है, ठीक है, वो कहां पर है? वो है दोस्तों इंदौर में। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर है? वो भी इंदौर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय ये कहां पर है भाई? ये है दोस्तों ग्वालियर में। जो राज्यपाल का भवन है दोस्तों वो राजभवन कहलाता है, और ये भी भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का दोस्तों जो मानव अधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो पर्यावास भवन कहलाता है, और ये भी कहां पर है? ये भी है भोपाल में। तो जल्दी से इसे एक बार देख लीजिए, जल्दी से इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अभी बहुत सारी चीजें जो है वो हम देखने वाले हैं, है ना? बहुत सारी चीजें जो है वो देखने वाले हैं। चलें, तो अकाउंटेंट जनरल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पे? ग्वालियर में। और गवर्नर का जो भवन है वो देखने को मिलेगा भोपाल में, राजभवन इनका नाम है। और भोपाल में पर्यावास भवन जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर। फिर हमने ये 3 चीजें देखी। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है, और ये शक्ति भवन कहलाता है। ऊर्जा भवन में मत जाना, शक्ति भवन इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में विधानसभा मध्य प्रदेश का जो भवन है जो दिल्ली में होता है वो कहलाता है मध्यांचल भवन। और मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक एकेडमी वो है आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी, जो भोपाल में है। और इसका पुराना नाम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे रखा गया था, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी। देन फिर इसका नाम जो है वो दोस्तों बदल दिया गया। ठीक है, तो ये थी आज की चीजें। जल्दी से इतना भी देख लो यार, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चले। हाँ, और ये कब बनी भाई ये भी देख लो। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी 1966 में बनी थी। हालांकि आगे चल के ना मैं जब आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं केवल ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ा रहा हूं। तो ये 1966 में बनी। चलिए भाई, इतनी चीजें हैं जो फिलहाल हमें देखनी थी। और दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रखने वाले हैं हम, क्योंकि अब हमारा ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये हो गया है पूरा।
अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश की एक तो मैपिंग हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैपिंग में हम मध्य प्रदेश के जो डिवीजन है, संभाग हैं, वो पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो हम मैपिंग के थ्रू कवर करने वाले हैं। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह होते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह होते हैं वो हम रेडी करने वाले हैं। तो ये दो फिलहाल अगले टॉपिक जो है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो भाई आज की क्लास में तो इतना ही रख रहे हैं क्योंकि लगभग 11 बज ही चुका है और 10 मिनट में अब ये मैपिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि देखो आज शनिवार है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ, पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना। ये जो एनोटेशन है ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये एनोटेशन आपको जो है वो मिल जाएगा क्लास के अभी 10 मिनट के अंदर। और फिर आप इससे बढ़िया रिवाइज करना अपना, प्रिसाइज पढ़ो भाई, सटीक चीजें पढ़ो, एग्जाम एकदम पास में है, सटीक पढ़ो, इसी से आएगा, विश्वास करो मुझ पर। चलें। और दोस्तों प्लीज यार अपने आसपास के लोगों को बताना कि एक तो वो चाहे तो बिलीवर बैच ले सकते हैं, क्योंकि बिलीवर बैच ले लोगे तो भाई आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर प्रीलिम्स लेते हो तो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करवा देंगे, 18 महीने बहुत वैलिडिटी है, कोर्स भाई जल्दी करवा देंगे, ठीक है। कोर्स तो 18 महीने से कम समय में हो जाएगा, लेकिन वैलिडिटी 18 महीने की रहने वाली है, हम 18 महीने लगाने नहीं वाले कोर्स करने में, ठीक है, ऐसा है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना मुझसे मिलना आप सीधे रात को 8 बजे स्पोर्ट्स वाली क्लास में, ठीक है। बाकी हम मंडे फिर अपने जैसा कि हमारा स्केड्यूल चलता है हम उस स्केड्यूल पर काम करेंगे। अरे बताओ भाई, क्लास खत्म करें क्या? लाइफ वाले बिलीवर्स। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं हम। नमस्कार।